इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की इस डिस्कशन के सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम लोग अंडर ग्रेजुएट हिस्ट्री कोर्स BHIC 133 के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। इस पेपर का मौजू है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम circa 1206 to 1707। और आज जो हमारा डिस्कशन है इसमें इस कोर्स के 8वें यूनिट को हम लोग कवर कर रहे हैं और इस यूनिट का ताल्लुक है लैंड रेवेन्यू सिस्टम से या महसूल अराजी से। आपको ये ख्याल होगा कि पिछले यूनिट में हम लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या इंतज़ामिया के बारे में बात कर रहे थे तो एक हल्का सा तारुफ उसी हवाले से हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम या महसूल अराजी के सिलसिले में आपके सामने रखा था। उसी मौजू पर आज हम तफसील से बात करेंगे और ये बात आप जहन में रखिए कि अहद वस्ता में चाहे वो दिल्ली सल्तनत का ज़माना हो या वो सूर अहद हुकूमत हो या मुगलिया सल्तनत हो, इन तीनों ही अदवार में जो ज़मीन से मिलने वाला महसूल था या जिसे हम लैंड रेवेन्यू कह रहे हैं वो बहुत ही अहम था। इन सभी अदवार में जो सबसे बड़ी आमदनी का जरिया था, जो हाईएस्ट सोर्स ऑफ इनकम था, वो लैंड रेवेन्यू था। और यही वजह है कि इस सिलसिले में कई बादशाहों ने अहम तजुर्बे किए, इस्लाहात नाफिज किए। इस मौजू को और आसानी से समझने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में बांट देंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के ज़माने में क्या सूरत हाल थी, फिर शेर शाह ने इसमें क्या इस्लाहात लाई और आखिर में अकबर ने इसको किस तरह एक मुनज़्ज़म सूरत दी मुगलिया दौर में। तो ये 3 दौर हैं और इनकी हम लोग अभी एक के बाद एक चर्चा करेंगे, इस पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चाहेंगे कि लैंड रेवेन्यू से जुड़ी हुई जो कुछ टर्म्स हैं, जो कुछ इस्तिलाहात हैं, उसके बारे में भी आपको थोड़ी वाक़फ़ियत दें, क्योंकि ये ऐसे अल्फाज हैं जिनका जिक्र बार बार दौरान गुफ्तगू आएगा और अगर आपको इनके माने पहले से मालूम है तो आपको काफ़ी आसानी होगी। ये एक लंबी फहरिस्त है, हम एक एक कर इन सब के बारे में आपसे बात करेंगे। पहला लफ्ज़ आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, खराज। खराज के 2 माने होते थे। एक तो वो रकम थी जो महकूम राजा सुल्तान को दिया करते थे या बादशाह को दिया करते थे, इसको आप अंग्रेजी में ट्रिब्यूट कह सकते हैं। और दूसरे खराज को लैंड रेवेन्यू भी कहते हैं और ये वो रकम थी जो उपज के 1/5 अंश या 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस के रूप में लगान के मद में वसूल की जाती थी। दूसरा नाम आप देखेंगे उश्र। उश्र का मतलब होता है 1/10। ये भी लगान से ही ताल्लुक़ रखती है, लेकिन ये रकम इस मायने का फ़र्क थी कि इसमें ज़मीन की पैदावार का 10वां हिस्सा यानी 10% लगान के तौर पर लिया जाता था। तो खराज और उश्र दोनों का ताल्लुक़ लगान से है, मगर दोनों की जो शरह है, जो उसकी रेट है, वो अलग अलग है। खराज 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस है और उश्र 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस है। लेकिन ये भी आपसे हम वाज़े करें कि ये जो फ़र्क हमने आपको बताया ये ज़्यादातर उसूली तौर पर था, कानूनी तौर पर था। लेकिन जहाँ तक अमली तौर पर देखा जाए, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन था, अगर उसको देखा जाए तो
एक यूनिफॉर्म रेट थी, एक कॉमन रेट थी लैंड रेवेन्यू की, और ये थी 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी उपज का 1/3 हिस्सा लगान के तौर पर देना पड़ता था, ना 1/5 ना 1/10, 1/3 ये तयशुदा शरह थी। खराज और रुश्र का मामला उस वक्त आया जब फिरोज शाह ने थोड़ी तरमीम की, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। एक और लफ्ज आपको मिलेगा आपके स्क्रीन पर, चौथा टर्म है मुख्तई। मुख्तई का भी ताल्लुक लगान से था। पिछले डिस्कशन में हमने आपसे कहा था कि शुरू में इक़्तिदार बहाल किए जाते थे और इक़्तिदारों के मातहत जो इलाके थे वो इक़्ता कहलाते थे, और ये इक़्तिदार मक़ता भी कहलाते थे। तो मक़ता होने की बुनियाद पर इनको जो टैक्स दिया जाता था वही मुख्तई कहलाता था, और जाहिर है कि इक़्तिदारों को जो टैक्स मिलता था वो लगान ही था। तो मुख्तई या खराज या उश्र या महसूल, ये सब एक ही माने रखते हैं और इन सब का ताल्लुक लैंड रेवेन्यू से या महसूल अराजी से है। एक तो ये बात है। अब दूसरा ये कि इस लगान को तय करने का तरीका क्या था। इसमें 2-3 तरीके उस जमाने में राइज थे। सबसे आसान और सहल तरीका था बटाई। यह आपके स्क्रीन पर सीरियल में तीसरे नंबर पर है। बटाई का सीधा साधा माने था फसल का बंटवारा, और होता यह था कि जो लगान वसूलने वाला अफसर होता था या जो उसके लिए एक बिचौलिया होता था, इंटरमीडियरी होता था, वो फसल कटने के वक्त खेत पर जाकर अनाज का बंटवारा कर देता था। 1/3 हिस्सा टैक्स में ले लिया जाता था और बाकी किसान के लिए रह जाता था। अब इसमें दुश्वारी ये थी कि इसमें न तो ज़मीन की कोई पैमाइश होती थी, न अनाज को तौला जाता था। तो लगान वसूलने वाले को बहुत ज़्यादा इख्तियार था कि वो किस तरह से ये बंटवारा करे, और अमूमन इसमें बदनवानी होती थी, करप्शन था, और लगान वसूलने वाले जो जायज़ शरह थी उससे कहीं ज़्यादा किसान से वसूलते थे। बाद में इसमें तब्दीलियां भी आई। एक और तरीका था जिसको कनकूत कहते हैं। आपके स्क्रीन पर ये 5वें नंबर पर है सीरियल में। कनकूत में ये होता था कि हर साल फसल का जायजा या उसका सर्वे नहीं होता था, बल्कि गुज़श्ता बरसों की जो शरह थी, जो वसूली हुई थी, उसको ध्यान में रखकर उस एक साल के लिए भी, उस मखसूस साल के लिए भी लगान वसूल लिया जाता था। और इसमें एनुअल रिव्यू की या हर साल उसके मुआवजे की या उसके जायजे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक मोटा मोटी एक फिगर, एक आंकड़ा रहता था और उसी बुनियाद पर हर साल लगान वसूल लिया जाता था। इन चीज़ों को बाद में शेर शाह ने और अकबर ने एक बेहतर सूरत दी, का जिक्र आगे आएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि एक और तरीका था जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया, उसकी बात आगे आएगी, और वो मसाहत था। बहरहाल अब कुछ और टर्म्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपसे हम बात करेंगे। ये ज़मीन की किस्में हैं, यानी लैंड रेवेन्यू के सिलसिले में ज़मीन की क्या दर्जाबंदी थी, क्या कैटेगराइजेशन था, कौन सी ज़मीन का क्या वैल्यू था या क्या उसकी अहमियत थी, और वहाँ लगान वसूलने का क्या निज़ाम था। अब इसमें पहला नाम है खालसा, आपकी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। खालसा कहते थे उस ज़मीन को जो सुल्तान या बादशाह के ज़ाती इख्तियार में थी, यानी यहाँ लगान वसूलने का काम सुल्तान या बादशाह के अफसर करते थे, और जो भी लगान हासिल होता था ये सुल्तान या बादशाह के ख़जाने में बराह रास्त जमा कर दिया जाता था। किसी और का कोई हिस्सा नहीं था, ये खालसा ज़मीन थी। इख्ता की बात आपको हम बता चुके हैं पिछले सेशन में भी कि इख्ता के ज़ेर एहतमाम जो इलाके थे वहाँ
लगान का एक हिस्सा इख्तियार रखता था और बाकी सुल्तान को मिलता था। या जागीर के बारे में भी हमने आपको बताया था कि लगान का एक हिस्सा जागीरदार को मिलता था। इसमें कोई ऐसी अलग रकम नहीं रहती थी जो बादशाह के खजाने में दी जाए। जागीर उतनी ही वैल्यू की दी जाती थी जितना जागीरदार की तनख्वाह थी। तो यहाँ कोई सरप्लस का सवाल नहीं था। यहाँ से बादशाह को मुगलिया दौर में कुछ भी रकम नहीं मिलती थी, वो सारी रकम जागीरदारों के लिए मुख्तस थी, उनके लिए रिजर्व थी। कुछ ऐसी ज़मीनें भी थीं जहाँ पर लगान के मामले में रियायत या कंसेशन दिया जाता था, जिसको आमतौर पर लोग रेंट फ्री लैंड कहते हैं, या ऐसी ज़मीन जहाँ महसूल से बरात हासिल थी। इसमें देखिएगा आप कुछ नाम हैं: मिल्क, इनाम, वक्फ, इदरार। ये 4 नाम आपके स्क्रीन पर एक के बाद एक हैं। मिल्क और इदरार यानी जो 7th और जो 9th एंट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। मिल्क उस ज़मीन को कहते थे जिस पर किसी शख्स की मिल्कियत या उसका राइट, उसकी ओनरशिप तस्लीम की जाती थी। अगर वो ज़मीन का ओनर था, अगर वो उसका मालिक था, मिल्क से ही मालिक बनता है या इमलाक का भी लफ्ज़ बनता है, तो जो उस मिल्क का, उस ज़मीन का मालिक था, उस ज़मीन की आमदनी उसे ही हासिल रहती थी। और इदरार भी इसी तरह की सूरत हाल थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इदरार एक वक्ती नज़्म हो सकता था, और यही जब मौरूसी हो गया तो ये मिल्क में बदल जाता था। यानी इदरार एक तरह से इंडिविजुअल ग्रांट थी और मिल्क हेरिडिटरी ग्रांट थी। इसके बाद एक नाम आप देखेंगे, इनाम। इनाम का माने आप जानते ही हैं। ऐसा होता था कि अगर किसी की खिदमात से, किसी की सर्विस से सुल्तान खुश हुआ तो वो उसको इनाम के तौर पर कुछ ज़मीन दे देता था, और उस ज़मीन से जो लगान या जो महसूल आता था वो उस शख्स को मिल जाता था। यही उसका इनाम था। इससे उसकी जो माशी ज़रूरतें थी वो पूरी हो जाती थी। मुगलिया दौर में, जैसा कि आपको हमने बताया था, इसके लिए अलग जागीर होती थी जिसको अलतमगा जागीर कहते थे। फिर एक लफ्ज़ आप देखेंगे, वक्फ। वक्फ का लफ्ज़ आज भी राइज है, और वक्फ में वो ज़मीन या वो जायदाद होती है, आजकल जायदाद है, उस ज़माने में ज़मीनें थी, जो किसी अदारे के लिए, मान लीजिए कोई मदरसा है, कोई दरगाह है, उसकी देख रेख पर जो खर्च आता था, उसका जो मेंटेनेंस था, उसको पूरा करने के लिए ज़मीनें वक्फ कर दी जाती थी, एंडोमेंट क्रिएट कर दिए जाते थे, और वो पैसा जो वक्फ की ज़मीन से आता था वो उसी अदारे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मुगलिया दौर में एक और टर्म आपको मिलेगा, मदद माश। अब मदद माश, या जिसको कहीं कहीं सुरगाल भी कहा गया है, ये इसी तरह की ग्रांट थी जो किसी शख्स को या किसी अदारे को उसके मेंटेनेंस के लिए, उसकी देखभाल के लिए दी जाती थी। और जाहिर है कि ये सब रेंट फ्री ग्रांट्स थी। ऐसे इलाकों से जो हुकूमत थी वो लगान नहीं लेती थी, वहाँ लगान से बरात हासिल थी, एग्जम्पशन हासिल था। बिल्कुल नीचे में आप एक लफ्ज़ और देखेंगे, ये है मवास। मवास उन इलाकों को कहते थे जहाँ लगान की वसूली में दुश्वारी होती थी। यानी वहाँ जो इंटरमीडियरीज थे, जो बिचौलिए थे, वो ज़्यादा ताकत रखते थे, ज़्यादा असर और रसूख रखते थे, और इस वजह से वहाँ जब सरकारी अफसरान लगान वसूलने के लिए जाते थे तो उनकी मुखालफत की जाती थी, अपोज किया जाता था, और अक्सर इस काम के लिए, लगान वसूलने के लिए, फ़ौज की मदद लेनी पड़ती थी। तो ये एक तरह के डिस्टर्ब एरिया थे, ऐसे इलाके थे जहाँ एक बदअमनी की सूरत हाल थी। ये मवास कहलाते थे, और मुगलिया दौर में इन्हीं इलाकों को ज़ोर तलब कहा गया। तो मवास सल्तनत के ज़माने में है और ज़ोर तलब मुग़लों के ज़माने में है। ये वो इलाके हैं जहाँ लगान की वसूली दुश्वार हुआ करती थी।
तो इन बुनियादी बातों को, टर्मिनोलॉजी को देखने के बाद अब हम लोग देखें कि किन सुल्तानों के ज़माने में किस तरह के इस्लाहात इस निज़ाम महसूल में नाफिज किए गए। ये जो रेवेन्यू सिस्टम था, इसमें क्या रिफॉर्म्स आए। इस सिलसिले में पहली कोशिश अलाउद्दीन खिलजी ने की, जो सल्तनत के दौर का सबसे अजीम हुक्मरान कहा जा सकता है और 1296 से 1316 तक उसका अहद हुकूमत रहा। उसने जो सबसे पहली इस्लाह लाई वो ये थी कि उसने ज़मीन की पैमाइश की बुनियाद पर लगान को तय करने का उसूल अपनाया। हमने कहा कि पहले बटाई में या कनकूत में कोई माप तौल नहीं होती थी, तो उसमें बदनवानी की बहुत गुंजाइश थी। अलाउद्दीन ने यह तय किया कि ज़मीन की पैमाइश होगी और जो ज़मीन की पैमाइश हुई उसी की बुनियाद पर लगान तय किया जाएगा। तो एक नया तरीका था जिसका उसने नफाज किया और इसको मसाहत कहा गया। दूसरी बात यह हुई कि अलाउद्दीन ने लगान की शरह में इजाफा कर दिया। आपसे हमने कहा था कि उपज का 1/3 हिस्सा या पैदावार का 1/3 हिस्सा लगान में लिया जाता था। अलाउद्दीन ने इसको बढ़ाकर आधा हिस्सा कर दिया, 1/3 से बढ़ाकर 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस उसने तय कर दिया। तीसरा जो फैसला उसने किया कि वो रेंट फ्री लैंड जो था, ऐसी ज़मीनें जो महसूल से भरी थी, जिनका भी हमने आपके सामने नाम लिया, वक्फ, इदरार, मिल्क, ये जो सारी ज़मीनें थी, इन पर उसने कब्जा कर लिया और सबको खालसा में बदल दिया। ज़मीन की पैमाइश के सिलसिले में उसने ये तय कर दिया कि जो भी खेत है उसमें पूरे इलाके की, पूरे उसका जो एरिया है उसकी पैमाइश करने के बाद उसमें से 1/20 यानी जो 20वां हिस्सा हुआ, लगभग 5%, उस ज़मीन की पैमाइश दोबारा की जाएगी, तय करने के लिए कि 1/20वां कितना है, उस ज़मीन पर 1/20वां में कितना एरिया आता है, और वहाँ की फसल काटकर उसको तौल लिया जाता था और इससे प्रति 20वां उपज या फी 20वां पैदावार का अंदाज़ा मिल जाता था और उसी की बुनियाद पर बाकी ज़मीन के लिए, यानी उस 20वां का जो बाकी हिस्सा था उसके लिए इसी पैदावार के शरह को या इसकी मकदार को मल्टीप्लाई करके, उसको ज़रब दे करके महसूल का जो पूरा अमाउंट था, जो पूरी राशि थी लगान की, उसे तय कर दिया जाता था। ये एक बड़ा काम था जो उसने किया कि उसने एक साइंटिफिक बेसिस पर लगान के तयन का एक नज़्म अपनाया। लगान की वसूली के सिलसिले में भी अलाउद्दीन ने बड़े अहम इस्लाह या इस्लाहात नाफिज किए। उसने जो इंटरमीडियरीज थे, यानी जो मकामी ज़मींदार थे या अमीर किसान थे, जो किसान और सल्तनत के बीच या किसान और हुकूमत के बीच एक दरमियानी सतह पर थे और लगान की वसूली के काम में बहुत एक्टिव रहते थे, उन्हीं की खिदमत हुकूमत हासिल करती थी लगान की वसूली के लिए, उनके जो उनके हुकूक थे और जो उनके इख्तियारात थे और जो उनकी आसानियाँ थी, जो प्रिविलेजेस थे, उन सब को अलाउद्दीन ने ख़त्म कर दिया। ऐसे लोग खूत, मुक़द्दम और चौधरी के नाम से जाने जाते हैं। खूत एक तरह के ज़मींदार थे और मुक़द्दम और चौधरी अमीर किसान थे। चूँकि ये अपने इलाके में बारसूख थे, इसलिए इनको ही लगान वसूलने का काम दिया जाता था और ये किसान से लगान वसूल करके हुकूमत को ये रकम देते थे। इसके बदले में उन्हें कुछ इख्तियारात थे जो हुकूक़ खूती के नाम से जाने जाते थे। इसमें वो अपने शेयर का भी लगान किसान से वसूलते थे। बदनवानी का मामला ये था कि ये तयशुदा मकदार से ज़्यादा किसान से लेते थे और तयशुदा मकदार से कम हुकूमत को देते थे।
तो बीच में ये इस तरह से काफ़ी पैसा बना लेते थे और इस वजह से काफ़ी अमीर हो गए थे और काफ़ी इनकी ताकत भी बढ़ गई थी। तो अलाउद्दीन ने इनकी सरकोबी की, इनको सप्रेस किया, इनका उसने दमन किया और लगान वसूलने के काम से उसने इन्हें बिल्कुल अलग कर दिया और लगान वसूलने के लिए उसने एक नया डिपार्टमेंट, एक नया इंतज़ामी शोबा कायम किया जो दीवान मुस्तखरज कहलाया। दीवान मुस्तखरज के तहत लगान वसूलने वाले अलग अफसरान होते थे, इनको आमिल कहते थे और ये आमिलों की जिम्मेदारी थी कि ये किसान से लगान वसूलें, उसको सरकारी ख़जाने में जमा करें और जिन मकामी ज़मींदारों या अमीर किसानों के पास हुकूमत की रकम बाकी रह गई थी, उन्होंने लगान पूरा अदा नहीं किया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें और जो एरियर्स थे, जो बकाया रकम थी, उसको भी वसूल करें और इन पर बड़ी सख्ती थी ताकि ये खुद किसी तरह की बदनवानी में नहीं मुलव्विस हो जाए। तो इस तरह से पूरे निज़ाम को एक नई शक्ल अलाउद्दीन खिलजी ने दी। मगर ये भी ध्यान में रखिएगा कि अलाउद्दीन के ये इस्लाहात सिर्फ दोआब के इलाके में नाफिज हुए। दोआब का इलाका वो है जो गंगा और जमुना नदियों का दरमियानी इलाका है, दो आप, दो नदियों के बीच का इलाका। इस इलाके में अलाउद्दीन ने इस्लाहात इसलिए नाफिज किए कि ये दिल्ली से नज़दीक था और जो मकामी ज़मींदारों की ये शोरिश थी, जो उनका एक बगावत का मामला था, वो इसी इलाके में ज़्यादा था। तो अलाउद्दीन ने यही इस्लाहात नाफिज की और इससे उसको बड़ी कामयाबी हुई। जो उसका ख़जाना था उसमें दौलत जमा हुई, काफ़ी दौलत जमा हुई और इसकी मदद से फिर अलाउद्दीन ने बहुत सारी जंगें लड़ी और अपनी सल्तनत की तौसीह की। इसका जिक्र हम पहले आपके साथ कर चुके हैं जब हम सियासी तारीख के बारे में या पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में आपसे बात कर रहे थे। अब हम लोग दूसरे हुक्मरान के बारे में बात करेंगे और ये है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी हुकूमत 1324 से 1351 के दरमियान रही और बहुत सारी वजूहात हैं जिसके सबब मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही मुतनाज़ शख्सियत रहा है, एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर रहा है अहद वस्ता की तारीख में। उन तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक वजह जो उसके सिलसिले में तनाज़े की रही है, कंट्रोवर्सी की रही है, वो उसके लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी थे। महसूल अराज़ी में जो इस्लाहात उसने नाफिज की, उसकी वजह कर भी उसके सिलसिले में मौरखों के दरमियान काफ़ी अलग अलग ख्याल हैं, काफ़ी अलग अलग ओपिनियंस हैं और वो एक तनाज़े का सबब है। पहले हम लोग देखें कि उसने क्या इस्लाहात या क्या तब्दीलियां लाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब के इलाके में महसूल की शरह में इजाफा किया, रेट ऑफ रेवेन्यू में उसने इंक्रीज कर दी। क्या इंक्रीज की, इसकी कोई तयशुदा रकम नहीं मिलती है। जो हमारे माखज़ हैं, जो सोर्सेज हैं, उसमें इसका कोई वाज़ेह जिक्र नहीं है, लेकिन ये क़यास किया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जिस तरह 1/3 से बढ़ाकर आधा हिस्सा कर दिया था, 1/3 से 1/2 कर दिया था, वही मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया। लेकिन उसके इस फैसले की मुखालफत हुई। अब यह काबिल गौर है कि अलाउद्दीन के इस फैसले की मुखालफत नहीं हुई थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के फैसले की मुखालफत हुई और उसका सबब यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक के पहले उसके वालिद गयासुद्दीन तुगलक के ज़माने में जो इंटरमीडियरीज थे, उनके बहुत सारे हुकूक बहाल कर दिए गए थे। तो ये तबका जिसको अलाउद्दीन ने दबा कर रखा था, वो फिर से ताकतवर हो गया था और इसने पहले की तरह फिर अपनी मुखालफत, अपने शोरिश का सिलसिला शुरू कर दिया था
और इस पर काबू पाना मोहम्मद बिन तुगलक के लिए दुश्वार साबित हुआ। और इस दुश्वारी का एक सबब यह भी था कि उस जमाने में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में नहीं बल्कि दक्कन में, दौलताबाद में जा चुका था। तो नतीजा ये हुआ कि पूरे दोआब में बदअमनी फैल गई, किसानों ने फसलों को जानबूझकर बर्बाद कर दिया, जंगलों में भाग गए, लगान को वसूलना मुश्किल हो गया, और तब मोहम्मद बिन तुगलक को मजबूरन अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। लिहाजा महसूल की शरह में इजाफे की कोशिश नाकाम रही। एक दूसरा तजुर्बा भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, जिसे हम मॉडल फार्म का नाम देते हैं। ये खेती या ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ तजुर्बे थे। इसके लिए एक नया शोबा उसने कायम किया, जिसको दीवाने अमीर कोही का नाम दिया गया, दीवाने अमीर कोही। और इस शोबे के ज़रिए दोआब के इलाके में कुछ ज़मीन मुख्तस कर ली गई, रिज़र्व कर ली गई, और उसमें कई तरह के ज़रई तजुर्बात किए गए, जैसे क्रॉप रोटेशन का सिलसिला था, या कैश क्रॉप्स को उसकी पैदावार की कोशिश थी। तो नकदी फसलों की पैदावार और फसल चक्र जिसे कहते हैं, उसके तहत एक ही मौसम में एक से ज़्यादा फसलों को उपजाने की कोशिश, ये नए तजुर्बात थे जो उसने अपने तौर पर किए, मगर वो नाकाम रहा। और नाकामी का सबब यह था कि अक्सर लोग इस मामले में बदनवानी और बेईमानी का सबब बन गए। जो अफसरान थे उन्होंने रकम में गबन किया, यानी जो रकम मुख्तस की गई थी उसमें से कुछ अपने लिए रख लिया, बाकी स्कीम पर कम पैसे खर्च हो सके। बहुत सारे जो किसान थे जिनको ये पैसा दिया गया था, उन्होंने भी पैसे का गलत मसरफ लिया, घर के कामों में खर्च कर दिया, और खेती के लिए जो पैसा दिया गया था वो इस तरह से मुनासिब तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं हो सका। और तब मोहम्मद बिन तुगलक ने ये स्कीम भी वापस ले ली। तो महसूल के मामले में उसके जो दो तजुर्बे रहे, दोनों ही नाकाम रहे। और भी नाकामियां हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, लेकिन अगर हम लोग महसूल अराजी की बात करें तो इस नाकामी के बावजूद एक जो बड़ी कामयाबी मोहम्मद बिन तुगलक की रही, वो ये कि उसने किसानों की भलाई के लिए आसान शर्तों पर उनको खेती के लिए कर्ज दस्तयाब कराया। ऐसे कर्ज सोंधर कहलाते थे। आपके स्क्रीन पर सीरियल नंबर 4 में सोंधर का लफ्ज आपको मिलेगा। सोंधर ऐसे सॉरी सोंधर ऐसे टैक्स को कहते थे, सॉरी ऐसे ग्रांट को कहते थे, ऐसे लोन को कहते थे जो हुकूमत के जरिए किसानों को दिया जाता था, और किसान इस पैसे से खेती का काम करते थे और खेती के काम को और बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। तो ये पहला सुल्तान है अहद वस्ता में जिसने किसानों की फलाह के लिए इस तरह के कर्ज या लोन देने की एक पहल की, एक इनिशिएटिव उसने किया। इसके बाद जो तीसरा नाम है महसूल अराजी में इस्लाहात के सिलसिले में, वो सुल्तान फिरोज शाह है। फिरोज शाह का अहद हुकूमत 1351 से 1388 के दरमियान है, और उसने कई अहम इस्लाहात नाफिज किए। सबसे पहले तो उसने उस वक्त तक के जो महसूल का इंतज़ाम था, जो रेवेन्यू सिस्टम था, उसमें बुनियादी तब्दीली लाई। और सबसे बड़ी तब्दीली उसने यह लाई कि उसने महसूल में कमी कर दी, टैक्सेस में उसने रिडक्शन कर दिया, कमी ला दी। चुनांचे जहां अलाउद्दीन में 1/3 से 1/2 टैक्स का रेट हो गया था, गियासुद्दीन के ज़माने में 1/3 रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में भी 1/3 रहा था, वहाँ फिरोज शाह ने अब इस शरह को कम कर दिया। और उसी के ज़माने में खराज और उश्र, ये दो कैटेगरी, ये दो दर्जे
खेतों के लिए या जो ज़राअती ज़मीन थी उसके लिए तय किए गए। खराज वो ज़मीन या खराज के तहत वो ज़मीन आती थी जो गैर मुस्लिम मालिकों के पास थी, यानी ऐसी ज़मीन जिसकी मिल्कियत गैर मुस्लिमों के हाथ में थी, उसको खराज के दर्जे में रखा गया। और यहाँ जो हमने आपसे पहले कहा था 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस टैक्स में ली जाने लगी। ध्यान रखिएगा कि ये 1/5 1/3 से काफी कम है। 33% की जगह पे 20% रहेगी। इससे भी ज्यादा रियायत उश्र के मामले में हुई। उश्र के तहत वो जमीन आती थी जिसके मालिक मुसलमान थे और यहां इनको टैक्स 1/10 देना पड़ता था, यानी पैदावार का 10%। उस एतबार से अगर आप देखेंगे तो खराज में या खराजी ज़मीन में जो महसूल लिया जाता था वो उशरी ज़मीन के मुकाबले में दुगना था। तो ये एक तफरीक थी, एक डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन दोनों ही मामलों में आप ये देखेंगे कि पहले से जो शरह महसूल की चली आ रही थी उसमें नुमाया कमी आई और 1/3 से कम होकर ये 1/5 और फिर 1/10 भी हो गई। फिरोज ने एक और बहुत बड़ा काम ये किया कि उसने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए आबपाशी का निज़ाम या इरिगेशन के लिए, खेतों में पानी पटाने के लिए, खेतों में आबपाशी के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर नहरों की तामीर कराई। नहरों का जिक्र मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में भी और ग़ियासुद्दीन तुगलक के ज़माने में भी मिलता है, मगर एक मंसूबाबंद तरीके से, एक प्लान तरीके से नहरों को बनाने का काम और उनसे किसानों को खेती के काम में राहत पहुंचाने का काम ये फिरोज ने किया। और दिल्ली और उसके नज़दीक जमुना नदी से, घग्गर नदी से और सतलज नदी से, तीनों नदियों से उसने नहरें काट कर निकलवाई और इनसे आज जो हरियाणा का इलाका और दिल्ली का इलाका है इसके बड़े हिस्से में खेतों में पानी पहुंचाया गया और इससे पैदावार बढ़ी, फसलें बेहतर हुई। और इस बात का जिक्र उस ज़माने के किताबों में मिलता है, अफीफ की तारीख़ फिरोज शाही में मिलता है कि आम तौर पर इससे खेती में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, पैदावार बहुत बढ़ी और अनाज की कमी में नुमाया अनाज की कीमत में नुमाया कमी आई। तो ये एक बड़ी कामयाबी थी फिरोज की कि उसने एक तरफ टैक्स को भी कम कर दिया और दूसरी तरफ पैदावार में भी इतना इजाफा हुआ कि लोगों को भी अब चीज़ें कम दाम पर मिलने लगी, अर्ज़ानी की कैफियत हुई और सभी लोगों को एक तरह से राहत का एहसास हुआ। जो नहरें बनाई गई और उनसे जो पानी किसानों को हासिल हुआ उसके लिए अलग से एक नया टैक्स या एक नई चुंगी आप कह सकते हैं, सेस, CESS, ये भी फिरोज ने नाफिज किया और इसको कहते थे हक़ शर्ब। हक़ शर्ब, हक़ शर्ब का मामला ये था कि जिन खेतों में सरकारी नहरों के जरिए खेती के लिए पानी पहुंचाया जाता था वहां के जो किसान थे उनको अपनी जमीन से खराज या उश्र के अलावा 10% पैदावार का 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस हक़ शर्ब के तौर पर भी हुकूमत को देना पड़ता था। लेकिन यहां भी आप गौर कीजिएगा कि अगर हक़ शर्ब भी कोई किसान दे रहा था तो अगर वो खराजी जमीन में है तो भी उसको टोटल 30% देना पड़ रहा है, 20 + 10। तो पहले जो 33% की शरह थी उससे थोड़ी सी कमी अभी भी बनी रही और जो उश्र दे रहे थे उनके लिए तो और आसानी थी कि 10 + 10 सिर्फ 20% होता था, यानी मजमूई तौर पर वो उतना ही पैसा देते थे जो खराजी ज़मीन के लोग देते थे। फिर मैं एक बार आपसे कहेंगे तफरीक यहाँ है, डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद पहले के मुकाबले में अगर आप देखें तो किसानों को, चाहे वो हिंदू रहे हों या वो मुसलमान रहे हों, उनको राहत मिली और आम लोगों को भी
अर्जानी की वजह कर काफ़ी आसानी रही। तो फिरोज़ की ये इस्लाहात, निज़ाम अराज़ी के हवाले से उसके इस्लाहात काफ़ी कामयाब माने जाते हैं। फिरोज़ ने एक और नया तजुर्बा भी किया, और वो हॉर्टिकल्चर या बागवानी से ताल्लुक़ रखता है। फिरोज़ ने अपने दौरे हुकूमत में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तकरीबन 12,000 बाग लगवाए, और ये सभी बाग फलों के बाग थे। और यहाँ जो फल उगाए जाते थे, जो फ्रूट्स कल्टीवेट किए जाते थे, उनको फिर बाजार में बेचकर वो रकम सुल्तान के खजाने में जमा की जाती थी। तो एक नई आमदनी की सूरत फिरोज ने पैदा की, और इसकी वजह से बागवानी को भी फरोग हासिल हुआ। सल्तनत की पूरी तारीख में फिरोज ही एक ऐसा सुल्तान है जिसने बागवानी की अहमियत को समझा, और बड़े पैमाने पर उसने फलों के बाग लगवाए, और उससे हुकूमत को भी फ़ायदा हुआ कि एक ज़ैली आमदनी की सूरत या ज़िमनी आमदनी की सूरत पैदा हुई। और इस तरह से जो लैंड रेवेन्यू में कमी लाई गई थी, और उसके सबब जो नुकसान हुआ था, हुकूमत की आमदनी में जो कमी आ गई थी, उस कमी को पूरा करने के लिए ये एक नई सूरत उसने पैदा की। एक और तजुर्बा भी फिरोज़ का है, जो सीधे लगान के हवाले से तो नहीं है, मगर उसका ताल्लुक एक इनडायरेक्ट तौर पर, एक बिलवास्ता तौर पर लगान से भी है। और वो ये है कि उसने कारखानों का नज़्म काफ़ी बेहतर बनाया। कारखाने हर सुल्तान के ज़माने में होते थे, लेकिन इन कारखानों में जो पैदावार होती थी, जो चीज़ें बनाई जाती थी, वो महदूद होती थी, तयशुदा मकदार में बनाई जाती थी, और इनका इस्तेमाल सुल्तान और उसके ख़ानदान के लोग किया करते थे। फिरोज़ ने यह फैसला किया कि इन कारखानों में अब जो चीज़ें बनाई जाएं, उनको कसीर पैमाने पर बनाया जाए। उसने लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात की, और इसके लिए उसने कारखानों में बड़ी तादाद में मजदूर बहाल किए। ये मजदूर ज़्यादातर गुलाम थे। फिरोज़ के बारे में आपको पता होगा कि उसके ज़ाती मिल्कियत के तौर पर 1,80,000 गुलाम थे, 180,000 slaves। और इनमें एक बड़ी तादाद को उसने कारखानों में मजदूरों के तौर पर काम दिया। तो इससे कारखानों में जो सामान बनते थे, मसलन कालीन है, महंगे कपड़े हैं, हथियार हैं, और भी चीज़ें हैं, उनकी पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ, और फिर उसको भी बाजार में बेचकर वो रकम सरकारी ख़जाने में जमा की गई। तो ये चीज़ें सीधे निज़ाम अराज़ी के हवाले से तो नहीं ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इस वजह कर इनका एक बिलवास्ता ताल्लुक़ है। इससे हमें ये अंदाज़ मिलता है कि फिरोज़ ने जब लगान में कमी की, तो उससे होने वाले नुकसान की कंपनसेशन के लिए, उसकी भरपाई के लिए फिरोज़ ने और भी कदम उठाए, और इस तरह उसने अवाम को भी राहत दी करों के बोझ से या टैक्सेस के बोझ से। जो टैक्सेस थे उनका बर्डन अब हल्का हुआ, और हुकूमत को भी इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि जो कमी आई उसको दूसरे ज़राए से पूरा कर लिया गया। इस एतबार से फिरोज़ के इस्लाहात को बहुत कामयाब माना जाता है। मगर आखिर में एक बात और आपको हम कह दें कि ये कामयाबी वक्ती थी। फिरोज़ ने अपने दौरे हुकूमत के आगाज़ में ये कदम उठाए थे, और उस वक्त इनका बहुत पॉजिटिव, बहुत मुस्बत नतीजा हासिल हुआ था। लेकिन चंद वजूहात से आगे के वक्त में फिरोज़ की इन इस्लाहात का जो असर था वो कमज़ोर पड़ता गया, और फिरोज़ की हुकूमत के आखिरी दौर में उसकी सल्तनत फिर एक बार
माली मुश्किलों में घिर गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हो गई थी, और उसके जो इस्लाहात थे, उनके जो मुस्बत असरात थे, वो देर पा साबित नहीं हुए, कोई इंड्योरिंग इम्पैक्ट उनका नहीं पड़ा। आप ये भी जानते हैं कि सल्तनत की तारीख में जो आखिरी अहम सुल्तान था वो फिरोज शाह था। इसके बाद सल्तनत का ज़वाल होने लगता है, और जाहिर है कि उस दौर में कोई इस्लाहात या कोई बड़े इंतज़ामी उमूर नहीं हुए। सिर्फ एक सुल्तान है इस दौर में, सिकंदर लोदी, जिसने थोड़ी कोशिश की नज़्म अराज़ी को बेहतर बनाने की, ज़मीन की पैमाइश उसने की, इसके लिए सिकंदरी गज़ का इस्तेमाल उसके ज़माने में हुआ। उसने लगान वसूलने से जुड़े हुए जो रजिस्टर्स थे, जो बही खाते थे, उनको एक बेहतर तौर पर ऑर्गेनाइज किया, बेहतर तौर पर उनको मुनज़्ज़म किया, लगान से आने वाली आमदनी को ज़्यादा अच्छे तौर पर अब असेस किया जाने लगा, मगर ये कोई बहुत अहम या बहुत देर पा असरात नहीं थे। 1526 में आप जानते हैं कि लोदी सल्तनत या दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया। सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी इस सल्तनत का आखिरी हुक्मरान था। बाबर की आमद हुई 1526 में, पानीपत की लड़ाई बाबर ने जीती, मुगलिया सल्तनत कायम हो गई। बाबर ने महज 4 साल हुकूमत की, और इसके बाद हुमायूं बादशाह हुआ। बाबर का दौर 1526 से 1530 का है। हुमायूं का दौर, जैसा कि आप जानते हैं, 2 हिस्सों में बटा है, 1530 से 1540 और बाद में 1555 से 1556। बाबर और हुमायूं के ज़माने में मुगलिया सल्तनत को वो इस्तेहकाम हासिल नहीं हो सका था कि इंतज़ामी इस्लाहात की कोई कोशिश की जाती। लिहाजा उन दोनों के अहद हुकूमत में, बाबर और हुमायूं के अहद हुकूमत में, कोई ऐसी कोशिश नहीं हुई जिससे कि निज़ाम अराज़ी में या महसूल अराज़ी में कोई तब्दीली लाई जाए। 1540 में हुमायूं को तख्त से हटाकर शेर शाह ने दिल्ली की हुकूमत पर कब्जा कर लिया, और 1540 से 1545 तक उसने हुकूमत की। शेर शाह ने अपने मुख्तसर अहद हुकूमत में भी बड़े अहम इस्लाहात नाफिज किए, और तकरीबन हर शोबे में उसने इस्लाहात लाए। लेकिन यहाँ हमारी गुफ्तगू का मौजू निज़ाम अराज़ी है, और उसी हवाले से हम लोग बात करेंगे। बाकी जो शेर शाह की हुसूलियाबी है, जो उसके अचीवमेंट्स हैं, वो हमने बहुत मुख्तसर पॉलिटिकल हिस्ट्री के हवाले से आपको बताए थे। उसकी और तफसील ज़ाहिर है कि आपके स्टडी मटीरियल में आपको मिलेगी। तो अब हम लोग शेर शाह के इस्लाहात पर थोड़ी गुफ्तगू करें कि निज़ाम अराज़ी के मामले में या महसूल अराज़ी के मामले में शेर शाह के जो इस्लाहात हैं, उनमें अलाउद्दीन के इस्लाहात की झलक आपको बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी। वो तमाम फैसले जो अलाउद्दीन खलजी ने अपने ज़माने में किए थे, उनमें थोड़ी बहुत तरमीम या तब्दीली के साथ शेर शाह ने उन्हें दोबारा नाफिज किया। लेकिन ये मानना गलत होगा कि शेर शाह ने सिर्फ अलाउद्दीन के निज़ाम को अपनाया। उसने अपनी तरफ से भी कुछ नई जिद्दत, कुछ नए इनोवेशंस इख्तियार किए। तो इन पर हम लोग अब बात करें। शेर शाह ने सबसे पहले ज़मीन की पैमाइश और उसकी दर्जाबंदी, मेजरमेंट एंड कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड, इस पर जोर दिया। अब आपने देखा कि मेजरमेंट तो अलाउद्दीन के ज़माने में भी हुआ था, लेकिन शेर शाह ने इसमें कैटेगराइजेशन या दर्जाबंदी को भी जोड़ दिया, और जो ज़रई ज़मीन थी, कल्टीवेटेड लैंड था, उसको उसने 3 दर्जों में बांट दिया: आला, औसत और मामूली, गुड, एवरेज एंड बैड। ये जो दर्जाबंदी थी, इसकी बुनियाद ये थी कि उस जमीन में फी बिघा
अलाउद्दीन के ज़माने में 20वां का लफ्ज़ हम लोगों ने देखा था, अब ये बीघा हो जाता है। तो 1 बीघा ज़मीन में क्या पैदावार की शरह थी, उसी बुनियाद पर ये दर्जाबंदी की गई। यानी जहाँ पैदावार सबसे ज़्यादा थी वो आला ज़मीन थी, जहाँ थोड़ी कम थी वो औसत थी, और जहाँ बहुत ही कम थी वो मामूली ज़मीन थी। तो अब ये हो गया कि एक यूनिफॉर्म रेट सबके लिए नहीं रहा। जिस तौर की ज़मीन थी, जिस दर्जे की, जिस क्वालिटी की ज़मीन थी, और उसका जो प्रोड्यूस था, उससे जो पैदावार हासिल हो रही थी, उसी के तनासुब से महसूल को तय किया जाने लगा। अब इसके लिए भी एक तरीका और था, जो रेट ऑफ रेवेन्यू के बारे में था, शरह कैसे तय की गई। तो शेर शाह ने यह नज़्म किया कि ये जो तीनों दर्जे थे ज़मीन के, इनकी कुल पैदावार का औसत निकाला गया। यानी हर कैटेगरी में क्या पैदावार थी, इसको जोड़कर उसका एक औसत या एवरेज रेट तय किया गया, और फिर उस औसत या एवरेज रेट का 1/3 हिस्सा यानी 1/3 लगान के तौर पर तय कर दिया गया। तो ये ध्यान देखिएगा आप कि अगर सल्तनत के ज़माने से हम लोग चले तो शेर शाह तक, बल्कि अकबर तक भी आप देखेंगे कि जो रेट ऑफ रेवेन्यू है वो तकरीबन 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस ही रहा है। थोड़ी बहुत कमी बेशी किसी दौर में हुई है, लेकिन ब्रॉड अगर हम देखें, एक ओवरऑल व्यू अगर हम लोग लें, तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ रेवेन्यू जो एक तस्लीम शुदा शरह थी, वो उपज का 1/3 हिस्सा थी, और शेर शाह ने उसी को नाफिज भी किया। अब एक और बड़ा काम जो शेर शाह ने किया, और जो सही मानों में उसकी बहुत बड़ी कामयाबी थी, वो ये थी कि उसने हुकूमत और किसान के बीच एक बराह रास्त ताल्लुक कायम किया, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप कायम किया। इसका मामला ये रहा कि उसने किसानों को पट्टा देने की और किसानों से कबूलियत लेने की सूरत पैदा की। उसके इस्लाहात में बहुत अहम कदम था। हर किसान को उस जमीन के लिए जहां वो खेती कर रहा था एक पट्टा या टाइटल डीड दिया जाता था, और उस पट्टे में ये वजाहत होती थी, कि तहरीरी तौर पर दिया जाता था, रिटन रिकॉर्ड था, कि किसान की जमीन का क्या एरिया है, उसमें कौन सी फसल होती है, और उस पर क्या महसूल तय किया गया है। तो ये बातें अब तहरीरी तौर पर किसान के पास मौजूद थी। इसके बदले में किसान को फिर तहरीरी तौर पर कबूलियत देनी पड़ती, रिटन एग्रीमेंट था। कबूलियत एक तरह की अंडरटेकिंग थी। किसान इस बात को कबूल करता था, तस्लीम करता था कि जिस जमीन पर उसको पट्टा मिला है वहां वो खेती का काम मुस्तकिल तौर पर करेगा, और जो महसूल तय हुआ है उसे वो अदा करेगा। ये पट्टा और कबूलियत से जो सबसे बड़ा फायदा किसानों को हुआ वो ये कि जमीन में उसका जो ऑक्यूपेंसी राइट था, प्रॉपर्टी राइट नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि जमीन पर जो उसका दखल था या कब्जा था, उसके लिए उसको एक सनद मिल गई। इस सनद से उसकी मिल्कियत कायम नहीं हुई, जमीन उसकी अपनी नहीं थी, मगर जमीन पर उसका जो दखल कब्जा था वो मान लिया गया। अब जब तक वो खेती कर रहा है और वहां से तयशुदा लगान दे रहा है, तो जमीन से कोई उसको बेदखल नहीं कर सकता था। उसको हुकूमत की तरफ से ये प्रोटेक्शन, ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया। ये बड़ी बात थी। अब इसकी वजह से जो इंटरमीडिएरीज थे, जो छोटे छोटे जमींदार थे, जो अमीर किसान थे, उनके जरिए किसानों का जो एक एक्सप्लॉयटेशन होता था, किसानों का जो इस्तेहसाल होता था, उसमें कमी आई। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी शेर शाह की, और इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान में किसी और बादशाह ने या किसी और हुक्मरान ने किसानों की भलाई के लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठाया था जो कि शेर शाह ने उठाया। इसी हवाले से एक और बात आपसे हम कहें, शेर शाह ने ये उसूल बना दिया था कि जो लगान की शरह होगी वो अनाज के जरिए तय की जाएगी। यानी जो पैदावार है उसका 1/3 हिस्सा। तो अगर मान लीजिए 30 मन पैदावार है तो 10 मन हो जाएगा रेवेन्यू का
रेट। तो ये रेट जो होता था ये हमेशा फसल में या अनाज के तौर पर तय होता था, उसकी रकम या उसकी मकदार के तौर पर तय होता था। इसको रय कहते थे। सीरियल नंबर 3 में आपके स्क्रीन पर रय और दस्तूर दो लफ्ज लिखे हैं। तो रय कहते थे क्रॉप रेट को, यानी वो शरह लगान की जिसका तयन फसल या अनाज के जरिए होता था। लेकिन शेरशाह ने यह भी सहूलत किसानों को दे रखी थी कि अगर वो चाहें तो वो नकद में भी, कैश में भी लगान अदा करें। तो पेमेंट इन कैश वाज आल्सो परमिटेड। इसके वजह से ये ज़रूरी हो गया था कि जो अनाज की मकदार है उसकी कीमत को तय किया जाए। यानी अगर 10 मन अनाज किसी को देना है लगान में, तो 10 मन अनाज के बदले में वो कितना पैसा देगा, कितना रुपया देगा या कितना दाम देगा। तो इसके लिए जो मकामी बाजार थे, लोकल मार्केट्स थे, वहां अनाज की कीमत को देखते हुए जो कैश रेट थी, जो नकद शरह थी, वो तय कर दी जाती थी और इसको कहते थे दस्तूर। तो मुख्तसरन आप याद रखिए कि रय क्रॉप रेट है और दस्तूर कैश रेट है। लगान का तयन होता था क्रॉप रेट में, अदायगी की दोनों सूरत थी, आप अनाज के जरिए भी दे सकते थे और कैश के जरिए भी दे सकते थे। हाँ, जो किसान कैश देना मंजूर करते थे उनको कुछ रियायत कर दी जाती थी। इसके अलावा थोड़े बहुत मामूली टैक्सेस और थे जो शेरशाह के ज़माने में लाए गए, लेकिन बुनियादी तौर पर रेवेन्यू का रेट 1/3 ही बना रहा। अब इस सिस्टम को, इस निज़ाम को नाफिज करने के लिए शेरशाह ने मुख्तलिफ इंतज़ामी सतहों पर अफसरान को बहाल किया। अहद वस्ता में लगान की वसूली की जो बुनियादी इकाई थी वो परगना कहलाती थी और शेरशाह ने हर परगना में एक अमीन को बहाल किया। अमीन की मदद के लिए पटवारी और कानून गो होते थे। पटवारी ज़मीन की पैमाइश के लिए और कानून गो जो रिकॉर्ड्स थे, जो कागजात थे, उनको रखने के लिए। अमीन इस पूरे मामले का ओवरऑल सुपरविजन करता था और जो लोग टैक्स पे करते थे नकदी में, उनका जो कैश का अमाउंट था, जो रकम मिलती थी, उसको एक दूसरा ऑफिसर था वो अपने कस्टडी में रखता था, वो फोतेदार कहलाता था। तो अनाज के तौर पर जो वसूली वो अमीन के पास जाती थी, कैश फोतेदार के पास जाता था। परगना से ऊपर जो सतह थी वो शिक थी, जिसको शेरशाह ने सरकार का नाम दिया। सरकार में मुंसिफान नाम का एक अफसर होता था जो महसूल अराजी के मामलात को भी और मुकदमों को भी देखता था। उसका जुरिस्डिक्शन ज़्यादा बड़ा था। इसके बाद मरकज़ी इंतज़ामिया था और वहाँ जो महसूल का मामला था वो वज़ीर के हाथ में था। शेरशाह ने एक और बहुत बड़ा काम ये भी किया, जो फिर उसके मामले में एक अनोखी बात है, कि उसने ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी कागजात थे, जितने भी लैंड डॉक्यूमेंट्स थे, उनको फ़ारसी के साथ साथ नागरी में भी लिखवाने का हुक्म दिया। तो बाइलिंगुअल रिकॉर्ड होने लगे, क्योंकि किसान के लिए या जो मकामी ज़मींदार था उसके लिए फ़ारसी जानना मुमकिन नहीं था। तो मकामी ज़बान में और मकामी जो रस्मुल ख़त था, नागरी जो रस्मुल ख़त था, उसमें भी रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, ताकि किसान को या जो मकामी ज़मींदार है उसको भी अपनी जिम्मेदारियों का और अपने हुकूक का अंदाज़ा हो सके। तो पहली बार इस तरह के रिकॉर्ड्स, बाइलिंगुअल रिकॉर्ड्स शेरशाह के ज़माने में रखे गए। किसानों को राहत देने के लिए शेरशाह ने और भी कुछ काम किए। इसमें एक नाम तकावी का आता है। तकावी भी एक तरह का कर्ज था, लोन था, जो किसानों को दिया जाता था ताकि खेती के काम में बेहतरी आ सके, यानी तक़वियत उसे मिले, उसको स्ट्रेंथ मिले। और तकावी का ये सिलसिला मुग़लों के दौर में भी बना रहा और आज भी आप देखेंगे कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में तकावी का नाम किसानों को दिए गए कर्ज के लिए आज भी आता है।
तो जिस तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने सोंधर का इंतज़ाम किया था, शेर शाह ने उसी तरह तकावी का सिलसिला कायम किया। मोहम्मद बिन तुगलक का जो रिफॉर्म था वो तो कुछ ही दिनों में उसी के ज़माने में ख़त्म हो गया, लेकिन शेर शाह का ये रिफॉर्म आगे तक जारी रहा। किसानों को राहत देने के सिलसिले में शेर शाह ने यह भी तय किया कि फौज के आने जाने के सिलसिले में, आमद रफ्त के सिलसिले में फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अगर कसदन फसल को नुकसान पहुंचाया जाता था तो वैसे सिपाहियों को सजा दी जाती थी, और जो फसल बर्बाद होती थी उसका मुआवजा हुकूमत के जरिए किसानों को दिया जाता था। अगर सैलाब आ जाए, कहत पड़ जाए, फसल खराब हो जाए या इस तरह की कोई भी कुदरती आफत आ जाए तो उस मामले में भी किसानों को लगान के मामले में राहत दी जाती थी। तो शेर शाह के दौर में एक नई बात हम ये ज़रूर देखते हैं कि उसने महसूल अराजी में एक फलाही पहलू भी शामिल किया। अब हुकूमत का काम सिर्फ ये नहीं रहा कि किसान से लगान की वसूली करे, टैक्स हासिल करे, बल्कि ये भी हो गया कि किसान की भलाई और इसके फलाह बहबूद के लिए भी काम करे। तो एक तरह का ये पैटर्नल रवैया, यानी एक शफकत का रवैया किसान के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से हो, इस सिलसिले में पहल शेर शाह ने की, और फिर इस मामले को, इस उसूल को आगे अकबर ने भी अपनाया और ये मुगलिया सल्तनत का एक हिस्सा, मुगलिया सल्तनत के निज़ाम का एक हिस्सा बना। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि सारा निज़ाम अराजी अब फलाही हो गया, ये मुमकिन नहीं था, लेकिन कुछ हद तक, किसी हद तक, जहां तक गुंजाइश थी उस हद तक किसान को ज़रूर राहत मिली, और उसकी फलाह का भी ख्याल शेर शाह ने रखा। क्योंकि शेर शाह का ये मानना था, शेर शाह के ज़माने का की जो तारीख़ है उसको अब्बास सरवानी ने लिखा है, और वो तारीख़ शेर शाही के नाम से वो किताब मौजूद है। उसमें अब्बास सरवानी ने शेर शाह के दो अक़वाल, उसके दो कोट्स दिए हैं। एक जगह शेर शाह ये कहता है कि वही हुकूमत कामयाब होगी और वही सल्तनत सरवतमंद होगी, प्रॉस्पेरस होगी, जहाँ का किसान खुशहाल हो। तो ये बात किसान की क्या अहमियत थी माशी निज़ाम में, वो शेर शाह ने न सिर्फ महसूस की बल्कि उसका बरमला इजहार भी किया। और दूसरी बात उसके सिलसिले में अब्बास सरवानी लिखता है कि शेर शाह का ये मानना था कि किसान से अगर महसूल लिया जाए तो उसको हिफाजत भी देना सुल्तान का फर्ज बन जाता है। अगर सिर्फ महसूल लिया जाए और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाए, फलाह के बारे में नहीं कोई कदम उठाया जाए, तो वो एक जालिमाना रवैया होगा, टिरनी है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं शेर शाह के इस महसूल अराज़ी में हमें एक बेनेवलेंस या एक फलाही जज्बा मिलता है, और ये फिर मुगलिया दौर में और आगे तरक्की करता है। तो आज की इस गुफ्तगू में हमने आपसे मुगलिया दौर से पहले निज़ाम अराज़ी या निज़ाम महसूल अराज़ी का जो सिलसिला रहा 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के निस्फ़ अव्वल तक, उसका एक जायज़ा आपके सामने हमने रखा। मुख्तलिफ सुल्तानों ने इस सिलसिले में क्या इस्लाहात नाफिज किए, कहाँ तक उन्हें कामयाबी मिली, कहाँ वो नाकाम रहे, और अगर नाकाम रहे तो क्यों रहे। इन बातों को हमने मुख्तसरन आपसे कहा। एक बार फिर हम ये दोहरा दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो इस्लाहात नाफिज किए उसमें उससे बहुत नुमायाँ कामयाबी हासिल हुई, लेकिन अलाउद्दीन की मौत के बाद वो सिलसिला दरहम बरहम हो गया, और जब ग़ियासुद्दीन तुगलक ने हुकूमत संभाली तो उसने पुराना जो नज़्म था उसको बहाल कर दिया, और इस तरह अलाउद्दीन के इस्लाहात देर पा साबित नहीं हुए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कोशिशें की मगर वो नाकाम रही। उसकी वजूहात हमने आपको बताया। फिरोज शाह ने फिर एक नए सिरे से कोशिश की और इब्तदा में उसे बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन बाद में इंतज़ामिया की कमज़ोरी के सबब, ख़ास तौर पर जो
लगान वसूलने में ठेकेदारी का या इजारा का सिलसिला शुरू हो गया, वो किसानों के लिए भी नुकसानदेह साबित हुआ और हुकूमत के लिए भी। तो अगर उसको हम देरपा शक्ल में देखें तो इन इस्लाहात का कोई ऐसा असर नहीं हुआ जिसको देरपा कहा जा सके, जिसको एंड्योरिंग कहा जा सके, यानी कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ। और आखिर में शेर शाह के इस्लाहात का जहाँ तक सवाल है, तो ये एक बहुत ही अहम, एक तरह से एक इनकलाबी तब्दीली आई और हर एतबार से निज़ाम महसूल में, चाहे वो ज़मीन की दर्जाबंदी हो, पैमाइश हो, महसूल की शरह हो, वसूली का तरीक़ा हो, किसानों को मदद पहुँचाने का तरीक़ा हो, राहत देने का तरीक़ा हो, इन सब में एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही नई शुरुआत शेर शाह के ज़माने में हुई और वो मुग़लों के दौर में भी बनी रही। तो आज के इस डिस्कशन में इन्हीं बातों पर हम लोग अपनी इस गुफ्तगू को मुकम्मल करेंगे। निज़ाम अराज़ी का सिलसिला फिर मुग़लिया दौर में एक बेहतर सूरत में सामने आता है। अकबर इसमें मज़ीद इस्लाहात नाफिज करता है और उस दौर के बारे में हम आपसे अगले सेशन में बात करेंगे, जब हम लोग मुग़लिया दौर के हवाले से इस मौजू पर अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे। तो आज आपने इस सेशन में हिस्सा लिया, इन बातों को आपने सुना। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको एक आउटलाइन, एक खाका ज़रूर मिला होगा अहद वस्ता के पहले दौर में निज़ाम महसूल अराज़ी का। तो आपकी तवज्जो के लिए और इस डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।